वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। हमने लास्ट वीडियो में प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ा। अब हम ये वीडियो में जो है लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। जिसे हम गति का नियम कहते हैं। गति के समीकरण गैलीलियो ने दिया, वो हम कंप्लीट कर चुके। लॉज ऑफ मोशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। गति का नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो गति का नियम 3 है गति के नियम, और इस गति के नियम पे न्यूटन ने जो है अपना योगदान दिया और गति के नियम को प्रतिपादित किया। गति का प्रथम नियम आया जिसे न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। गति का द्वितीय नियम आया और गति के तृतीय नियम आए। ठीक है, तो जो गति का प्रथम नियम है, ठीक है, उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, इनर्शिया इंग्लिश में कहते हैं इसको, इनर्शिया। ठीक है, और जो गति का दूसरा नियम आया उसे हम कहते हैं, ठीक है, जो पहला नियम आया उसे तो जड़त्व का नियम कहते हैं, और पहला नियम जड़त्व से संबंधित भी है। ठीक है, पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। ये जो हमें देता है वो है बल की परिभाषा। ये डिफिनीशन ऑफ फोर्स बताता है हमको। जो दूसरा नियम है वो संवेग से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम। और ये जो संवेग है, ठीक है, जो दूसरा नियम है गति का, वो हमें देता है बल का समीकरण, बल का समीकरण। और जो तीसरा नियम है जिसे हम गति का तृतीय समीकरण कहते हैं, ठीक है, वो संबंधित है किससे? क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ठीक है, ये देता है हमें, बताता है ये हमें बल की दिशा और बल की प्रकृति की जानकारी। दिशा या प्रकृति की जानकारी देता है, दिशा या प्रकृति की, नेचर की, बल का नेचर, फोर्स का नेचर क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो जो गति का पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह बल की परिभाषा देता है। मैंने जो शुरुआत किया है कुछ अनोखे ढंग से किया कि जो जड़त्व के बारे में इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और यह बल की परिभाषा देता है। जो दूसरा नियम है ये संवेग के बारे में बताता है और यह बल का समीकरण देता है। और जो तीसरा नियम है वो एक्शन रिएक्शन पे बात करता है, क्रिया प्रतिक्रिया पे बात करता है, और ये बल की दिशा और प्रकृति को बताता है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो आज ये हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नियम की, और सबसे पहला जो नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। हम चालू करते हैं गति का प्रथम नियम। आप सभी को पता होगा जड़त्व, जड़त्व जो गति का विरोध करता है। जड़त्व जो होता है ये गति का विरोध करता है। गति का विरोध वही जड़त्व कहलाता है। जैसे कि तेजी से कोई कार चल रही है और आप एकाएक यदि ब्रेक लगाते हैं तो कार पलट जाती है। तेजी से आप दौड़ रहे हैं, एकदम आप रेस लगा रहे हैं तेजी से, है ना, और एकाएक आप अपनी बॉडी को रोकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप गिर जाएंगे। हमारी रीवा की भाषा में कहेंगे मुंह भर माटी खाएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं? तो याद रखिएगा कि जब भी आप यदि किसी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं और एकाएक वहीं पर रुकने की कोशिश करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। उसी तरीके से कोई कार है, वो जो है कार क्या कर रही है? कार जो है तेजी से चल रही है और एकाएक यदि उसमें ब्रेक लगेगा तो कार क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। और जब कार पलट जाएगी और यहाँ पर साथ साथ क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? मैंने किसका एग्जाम्पल लिया? कार के साथ साथ दौड़ रहे हैं हम तेजी से, और वो भी क्या हो जाएगा? हम गिर जाएंगे। मतलब गति का विरोध होता है, और गति का विरोध ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। गति का विरोध क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है ना? जैसे कार चल रही है, एकाएक रुकेगा पलट जाएगा, दौड़ रहे हैं एकाएक रुकेंगे पलट जाएंगे। तो याद रखिएगा जड़त्व का नियम ही कहलाता है गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी,
और कोई यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कोई चीज स्थिर है, मानिए बेंच रखा हुआ है क्लास में, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको बाह्य बल अप्लाई करना पड़ेगा। स्थिर चीज को गतिमान करने के लिए और गतिमान चीज को स्थिर करने के लिए आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा। कोई चीज चल रही है, उसको रोकना है, आपको बल लगाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और बिल्कुल उसे मैं गलत नहीं मानूंगा, बोलते हैं अरे नहीं ये नियम तो गलत हो गया। बॉल को कोई हिट करता है और कभी कभी बॉल कुछ दूर तक चलती जाती है और फील्डर नहीं रोकता, उसके बाद भी वो अपने आप रुक जाती है। तो कैसे रुक गई? वहां तो कोई बाह्य बल नहीं लगा, वो तो गति में थी पहले। तो याद रखिएगा वहां पर भी एक बाह्य बल कार्य कर रहा था, उसे हम बोलेंगे घर्षण बल। जमीन और उस बॉल के बीच में घर्षण बल लग रहा था, बॉल आगे जाना चाहता था, घर्षण उसे रोक रहा था। एक ऐसा टाइम आया कि घर्षण बल क्या कर दिया, उसको रोक दिया। तो याद रखिएगा जब तक कोई वस्तु स्थिर है स्थिर ही रहेगी, और जब तक कोई वस्तु गतिमान है गतिमान ही रहेगी, जब तक यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये गति का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक इलोन मस्क, जिसका नाम तो सभी लोग जानते ही होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं? याद रखिएगा इलोन मस्क ने जो है, ठीक है, इसी पहले नियम पर काम किया और आज क्या किया, एक ट्रेन बनाया हाइपरलूप। नहीं सब हाइपरलूप ट्रेन बनाया भाई। हाइपरलूप ट्रेन में क्या, इसी पर तो आधारित है। उन्होंने कहा कि इस नियम में बताया गया कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिमान है गतिमान रहेगी, उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो याद रखिएगा मुंबई से पुणे के बीच में चलने वाली है ना। और याद रखिए जो पहले हम घंटों में दूरी तय करते थे, अब मिनटों में वो दूरी तय करेंगे केवल इस हाइपरलूप ट्रेन के कारण। कैसे बनाया गया देखिए, एक बॉक्स बनाए गए, ठीक ना। उस बॉक्स के अंदर ट्रेन की बोगी, ट्रेन नहीं रहे उसकी बोगी रखा जाएगा पास बराबर, इसमें 40 लोग बैठेंगे, 30 से 40 लोग बैठेंगे, ऐसी तरह से फिक्स कर दिया जाएगा। देखिएगा एक 3 चीजें इन्होंने ध्यान दिया। किस चीजों पर ध्यान दिया? पहला, जब हम दौड़ते हैं या हम आगे बढ़ते हैं, जब हम दौड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो घर्षण बल होता है, घर्षण बल जो रोकता है। दूसरी चीज, वायु का जो घर्षण होता है वो भी हमको रोकता है। जब हम चलते हैं तो घर्षण काम करता है। याद रखिए पृथ्वी में घर्षण है, ठीक ना, पृथ्वी में घर्षण, तो घर्षण कार्य करता है जो हमको चलने में, ठीक ना। उसके बाद वायु का घर्षण भी हमको रोकता है, ठीक ना। वायु हमको रोकने का प्रयास करता है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक ना। और तीसरी चीज जो होती है ग्रेविटी, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना। ये 3 चीजें होती है भाई, ठीक ना, घर्षण, वायु और गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं या गुरुत्व कह सकते हैं। गुरुत्व कहिए, त्वरण क्यों कहेंगे, परिवर्तन, ठीक है, गुरुत्व कहिए। तो याद रखिए जो फ्रिक्शन है, एयर है, ये जो गुरुत्व है, ग्रेविटी है, तो इसमें इन्होंने समाप्त कर दिया, घर्षण को समाप्त कर दिया, वायु के द्वारा जो विरोध हो रहा था उसको समाप्त कर दिया। कैसे समाप्त कर दिया? सुनिए कैसे समाप्त कर दिया। देखिए इसमें इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, यहाँ पे लगाया नॉर्थ, यहाँ पे यदि नॉर्थ चुंबकीय क्षेत्र था तो इसलिए जो बोगी है इसमें भी नॉर्थ कर दिया। और जब समान चुंबक होते हैं तो एक दूसरे के पास नहीं आते, एक दूसरे को दूर दूर करते हैं। यदि नॉर्थ चुंबक है और यहाँ पे साउथ है, ठीक ना, यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ, ये साउथ नॉर्थ, तो नॉर्थ और साउथ है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और यदि सेम हो गया, नॉर्थ हो गया, तो एक दूसरे को दूर करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे नॉर्थ कर दिया, यहाँ पे नॉर्थ कर दिया। अब ये दोनों के बीच का घर्षण ही समाप्त कर दिया, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, घर्षण समाप्त कर दिया। दूसरा काम, यहाँ पे वायु ही समाप्त कर दिया, क्योंकि ये एक बंद बॉक्स के अंदर रखा जाता है, ठीक ना। तो वायु के उसको भी बोलोगे मर जाएंगे, सांस कहाँ से लेंगे? अलग से यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए लगाया हुआ है कि जिससे लोग सांस लें, है ना। निर्वात क्रिएट कर दिया, यहाँ पे कूम पंप कई सारे लगा दिया, अंदर की वायु को क्या कर देंगे, बाहर। केवल ऑक्सीजन जितने लेने के लिए पर्याप्त अंदर होगी, यहाँ पे नहीं होगी, इस चैम्बर के बाहर नहीं होगी, इस बोगी के बाहर नहीं होगी, ठीक ना। वायु के भी प्रतिरोध को खत्म कर दिया। अब बोलो ग्रेविटी, अरे ग्रेविटी बहुत बलशाली बल नहीं है, ठीक ना। अब इसको कुछ नहीं किया, ग्रेविटी फिर रुकेगी ही नहीं। यहाँ से क्या कर दिया जाता है, एक बार धक्का दिया जाता है, ये क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है ये ट्रेन।
है ना, और ये बहुत तेजी से गति करता है, इसके अंदर ही रहता है, वो बॉक्स के अंदर ही। अब बहुत लोग बोलेंगे रुकेगा कैसे, अरे गुरुत्व एक उसमें लगा रहता है घुमाने के लिए, उसको जब उल्टा घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि गुरुत्व को तो पूरी तरीके से समाप्त नहीं करेंगे तो रुकेगा कैसे, है ना। तो दो चीजों को समाप्त किया, घर्षण को और वायु को, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। बोलेंगे इसको इस नियम में क्यों समझाया, अरे इस नियम में इसलिए समझाया कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, उसमें कोई बाहुबल ना लगाया जाए। तो इन्होंने बाहुबल को ही समाप्त कर दिया। बाहुबल को कैसे, घर्षण को समाप्त कर दिया, जो घर्षण रोकता था किसी चीज को उसको समाप्त कर दिया। वायु भी विरोध करता था तो वायु को भी समाप्त कर दिया। इसलिए ये जब बढ़ता है आगे तो ना तो इसको घर्षण रोकता है ना तो वायु रोकता है, जिसके कारण ये तेजी से क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। और ये तेजी से मतलब कम दूरी को, ज्यादा दूरी को कम समय में तय करता है इसको, ठीक ना। और अपने भारत में भी है ना ये बन रहा है, कोरोना काल में थोड़ा सा लेट लापट काम चल रहा है ना। इलोन मस्क की कंपनी ने तो नहीं बनाया, बर्डन नाम की कंपनी अपने भारत में इसको क्या कर रही है, बना रही है, ठीक है। तो गति का पहला नियम था, जड़त्व से संबंधित था। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक उसमें कोई बाहुबल ना लगाया जाए, ठीक है। इससे बल की परिभाषा कैसे मिली, बल की परिभाषा ये मिली कि देखिए बल वह कारक है भाई जो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर देगा और किसी गतिमान वस्तु को स्थिर कर देगा, है ना, वही अपना क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा नियम ठीक ना, गति का द्वितीय नियम। तो गति का जो द्वितीय नियम है भाई किससे संबंधित है, संवेग से संबंधित है, मोमेंटम से संबंधित है। संवेग जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास इनटू वेलोसिटी, मेरा द्रव्यमान मान लीजिए 60 kg है और मैं 20 के वेग से चल रहा हूं, तो बताइए मेरा संवेग क्या होगा, 1200 होगा कि नहीं होगा, मेरा संवेग क्या होगा 1200। आप बोलेंगे इसका मात्रक तो मास का किलोग्राम और वेग का आपको बता चुका हूं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो त्वरण का होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा संवेग जो होगा 1200, संवेग ऐसे निकालते हैं द्रव्यमान और वेग। तो द्वितीय नियम में किसकी बात हुई थी, द्वितीय नियम में बात हुई थी किसकी, द्वितीय नियम में ये कहा न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में कि संवेग में परिवर्तन की दर, जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो बल के समानुपाती होती है, बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक ना। ये जो है न्यूटन के द्वितीय नियम में बताया गया संवेग में परिवर्तन की दर। महाराज जब भी दर आ जाए इसका मतलब संवेग में परिवर्तन बटे समय। जब भी दर आता है फिजिक्स में, दर का मतलब होता है समय, क्या होता है, समय बटे में समय होता है बल। अब आपको पता है कि हम बल को F से प्रदर्शित करते हैं। संवेग में परिवर्तन मतलब क्या, संवेग में परिवर्तन मतलब क्या, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ठीक ना। तो बताइए P2 मान लिया अंतिम संवेग को, प्रारंभिक संवेग को P1 मान लिया और समय को क्या मान लिया, T मान लिया। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, P2 माइनस P1 अपॉन T माने समय। और बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स, इसलिए किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो P2 मतलब कि क्या रख दिया मान हमने, M2 V2, P1 का मान क्या रख दिया, क्योंकि P बराबर होता है MV, मैं भी बताया था संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो हमने रख दिया P2 का मान M2 V2 और P1 का मान रख दिया क्या, M1 V1 अपॉन T रख दिया। अब बताइए क्या मेरा मास बदल जाएगा, मास एक ही रहता है, केवल क्या बदलता है, वेग। तो मास हमने यदि सेम कर दिया तो यहाँ भी हम रख दें तो क्या हो जाएगा, M V2 माइनस क्या M V1 अपॉन T। अब हमको पता है कि जब कोई सेम वैल्यू यदि रहती है तो हम क्या कर लेते हैं उसको, यहाँ पे हमने जैसे बल को हटा दिया है, बल को इस साइड हम लिख देते हैं, ठीक है, बल को इस साइड यदि हमने लिख दिया तो देखिए M V2 V1, अब हमने क्या कर दिया, M कॉमन ले लिया तो क्या होगा V2 माइनस V1 अपॉन T, V2 माइनस V1 अपॉन T। और हमको पता है M और ये क्या लिखा है V2 माइनस V1 अपॉन T, मतलब वेग में परिवर्तन की दर
वेग में परिवर्तन की दर, मान लो ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, जिसे v और u से प्रदर्शित करते थे। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग और इसको समय मान लो, तो वेग में परिवर्तन की दर बटे में समय को दर बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाता है। मतलब इसकी पूरी किसकी वैल्यू हो गई? a की वैल्यू हो गई। क्या प्रूफ हो गया? F बराबर, हमने यदि बल को प्रूफ किया तो F बराबर क्या आ गया? ma आ गया। F बराबर क्या आ गया? ma आ गया। बल बराबर, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बल जो होगा संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो संवेग में परिवर्तन को जब हमने सॉल्व किया तो ma आया और यहाँ पे क्या हमको प्राप्त हो गया? F बराबर ma। ठीक है, आप बोलेंगे कि थोड़ा सा ऐसा एक बार और दोबारा, तो देखिए हम जल्दी से आपको एक बार दोबारा बता देते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम में हमने बताया क्या माने रखता? संवेग। संवेग p बराबर क्या होता है? mv। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब t क्या होता है? बल के बराबर होता है। बोलिए इसका मान हमने क्या रख दिया? m2v2। इसका मान क्या रख दिया? m1v1, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, यहाँ क्या रख दिया? t। मान लीजिए कि मास नहीं बदल रहा, मास नहीं बदलेगा तो mv2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? mv1 अपॉन t इक्वल टू f। हमको पता है m कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन t इक्वल टू f। हमको पता है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो हमने लिख दिया f ma इक्वल टू f, उसी को जमा कर लिख लेते हैं f इक्वल टू ma। मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए दूसरे से हमको दूसरा जो था न्यूटन का ये द्वितीय नियम चल रहा है, ये हमको बल का समीकरण दे दिया, वही आज हम यूज करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है ना, ये इसी से आया, द्वितीय नियम से आया। ठीक है ना, तो द्वितीय नियम हमको क्या देता है? बल का समीकरण देता है, m फॉर मास और a फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम आते हैं न्यूटन के तृतीय नियम में। न्यूटन के तृतीय नियम में, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो ये है क्रिया प्रतिक्रिया बल। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया बल। हर क्रिया पर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, हर एक्शन पे एक रिएक्शन होता है। ठीक है, हर क्रिया पे प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, ये तृतीय नियम है, थर्ड लॉ है। ठीक है, हर क्रिया पे प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, हर एक्शन पे। ठीक है, क्या तो एवरी एक्शन है रिएक्शन। ठीक है ना, हर क्रिया पे प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। और ये क्या बताता है? दिशा को बताता है, ये प्रकृति को बताता है। आपको पता है हम जब चलते हैं तो पृथ्वी के साथ और उसके साथ क्या होता है? घर्षण होता है हमारे पैरों के बीच में। जब घर्षण होता है, ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी हमको पीछे की ओर ढकेलती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। आप बोलेंगे अरे अरे क्या बोल दिए, गलत सलत पढ़ा दिए क्या? अरे नहीं, आप अंदाजा लगाइए कि जब आप पृथ्वी पर चल रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं, आप आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी आपको पीछे ढकेलती है, आप आगे बढ़ते तभी बढ़ पा रहे हैं। यदि विरोध ना होता तो आप आगे ना बढ़ते। जैसे दुनिया में कभी भी यदि आपका विरोध हो रहा हो तो आप समझिए कि बहुत अच्छी बात है, विरोध होने से ही कोई व्यक्ति क्या होता है? आगे बढ़ता है। कई लोग कहते हैं सर हम गरीब हैं, सर हम बहुत जो है सताए हुए हैं, हम बहुत पीड़ित हैं। याद रखिएगा, इससे जो क्या होता है? रेस में घोड़ा होता है ना, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके ऊपर बैठा वाला जो होता है, उसके ऊपर जो बैठा रहता है उसको चाबुक मारता है, उसको दर्द होता है। लेकिन वो घोड़ा किसके दम पर दौड़ रहा है? वो दौड़ रहा है तो सिर्फ उस चाबुक के दम पर, ठीक ना, और चाबुक के दम पर मार तो रहा है ऊपर वाला, लेकिन उसको क्या करता है? जीत बनाता है। क्या कर देगा? जीत दिलाता है। कौन दिलाता है? जो उसके ऊपर बैठा हुआ, चाबुक लेकर बैठा हुआ व्यक्ति है। उसी तरीके से हम यहाँ पर आए हुए एक क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक ना, और कोई ऊपर बैठी हुई प्रकृति में एक पावर है, वो हमारी क्या कर रही है? परीक्षा ले रही है ना। वो हमको क्या कर रही है? कई सारी बाधाएं दे रही है। समस्याएं तो होनी चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे जीवन में समस्या नहीं है। जितनी ज्यादा समस्याएं होंगी आप उतना ही निरंतर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया में क्या होना चाहिए? हमेशा विरोध। लोग देखिए, जिसके ऊपर जग हंसा है वही इतिहास रचा है। याद रखिएगा, 3 लोग हमेशा आपके जीवन में होंगे। पहला, जो आपकी सबसे पहले जब भी आप कोई नया कार्य करेंगे तो आपको देख करके क्या करेंगे? आपके ऊपर कमेंट करेंगे। आपके ऊपर क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक ना, सबसे पहले। दूसरे बाद आपके ऊपर क्या करेंगे? हंसेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे। लेकिन आपकी सफलता के बाद वही लोग आपके लिए क्या करेंगे? ताली बजाएंगे, अरे बहुत मेहनती था। तो याद रखिएगा, आप केवल मेहनत करते रहिए, है ना, और समस्याएं होनी चाहिए, ठीक ना। समस्या के बगैर कोई व्यक्ति आगे
नहीं बढ़ सकता। और जोखिम तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जीवन में सबसे बड़ा रिस्क ये है, द ग्रेटेस्ट रिस्क इन अवर लाइफ इज नॉट टू टेक एनी रिस्क। हम जोखिम नहीं लेते, मतलब पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़कर आना पड़ेगा, थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है, शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर आपको डिविडेंड देता है। डिविडेंड माने मुनाफा देता है। शिक्षा में लगाया हुआ पैसा जिंदगी भर आपको क्या करेगा, फायदा देगा। इसीलिए आप हमेशा क्या करिए, हमेशा क्या करिए, शिक्षा पे पैसा खर्च करिए। थोड़ा कम खाइए लेकिन शिक्षा पे जो है विशेष ध्यान दीजिए। याद रखिएगा तृतीय नियम, ठीक ना, जब पक्षी उड़ता है आकाश में, तो याद रखिएगा जब पक्षी आकाश में उड़ता है ना, तो क्या होता है, जब पंख से वो वायु को नीचे ढकेलता है और वायु उसको क्या करती है, ऊपर फेंकती है, तब वो आकाश में उड़ पाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होता है, एरोप्लेन उड़ रहा है ना, पंखी से जो जेट होता है उसमें तेजी से गैस बाहर की ओर निकलती है और वो तेजी से आगे की ओर। हर चीज में है ना क्रिया पे प्रतिक्रिया बल। जब भी हम इस पे फोर्स लगाते हैं, दीवार पर कील ठोकते हैं, है ना, तो याद रखिए जितना बल दीवार कील के द्वारा दीवार पर लगाया जाता है, ठीक उतना ही बल दीवार भी कील पर लगाती है। हर क्रिया पे प्रतिक्रिया बल है, हर क्रिया पर क्या है, प्रतिक्रिया बल है। ये न्यूटन का तीसरा नियम बताता है और ये बल की दिशा को बताता है कि यदि आप इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आज न्यूटन के गति के तीनों नियम पढ़े, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहला नियम हमको किसकी जानकारी दे रहा था, पहला नियम हमको किसकी जानकारी दे रहा था, जड़त्व के बारे में। जड़त्व, यदि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिमान है, गतिमान रहेगी यदि उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। और तीसरा नियम, हर क्रिया पर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।